हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है। उसी बुक सीरीज के अंतर्गत ये हमारी मॉडर्न इंडिया की सीरीज है और मॉडर्न इंडिया की सीरीज में हमने लगभग 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट 2 में कई सारे नवीन स्वायत्त राज्यों का अध्ययन किया था, जैसे अवध के बारे में, हैदराबाद के बारे में और मैसूर के बारे में, उसी की दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम पंजाब को और बंगाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब, जैसा कि आपको पता है, ये मुगल काल में सबसे समृद्ध और उपजाऊ था और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो लाहौर थी। ठीक, लेकिन सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने जब 1699 में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर दिया और खालसा की स्थापना की, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जितने भी सिख लोग हैं वो केस, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छ आदि धारण करेंगे। गुरुत्व के सिद्धांत के खत्म होने का मतलब क्या कि अब इनके बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, बल्कि जो गुरु का स्थान है वो गुरु ग्रंथ साहिब ने ले लिया और जो सामान्य सिखों की वो लौकिक मार्गदर्शन था या नीति निर्धारक सिस्टम था उसे खालसा सभा ने ले लिया। क्लियर? तो खालसा और गुरु ग्रंथ साहिब अब काफ़ी महत्ता रखने लगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जब गुरु की परंपरा समाप्त हुई तो उनके शिष्य बंदा बहादुर ने ही इन सिखों का नेतृत्व संभाला, जिनका नाम आप जानते हो लक्ष्मण देव था। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे लगभग 1716 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर जब बंदा बहादुर की हत्या कर देता है या उनको मार देता है, तो उसके बाद सिख जो राष्ट्र का भाग्य था वो काफ़ी निचले स्तर पर चला जाता है। लेकिन उस समय के कई सारे जो सिख लोग थे, जिनमें कपूर थे, उन्होंने कपूर सिंह के नेतृत्व में पंजाब के जितने भी सिख किसान थे उन सब के अलग अलग जत्थों में जो बटे हुए थे उनको संगठित किया और एक ऐसे दल का निर्माण किया जिसे दल खालसा के रूप में कहा गया। और इसी दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहुलवालिया ने अपना नेतृत्व सौंपा। और जस्सा सिंह अहुलवालिया के इस समय ये जो दल खालसा था ये 12 स्वतंत्र मिसलों में बट गया। अब आपको मिसल कैसे बने इनकी कहानी क्लियर हो गई कि पहले क्या था, दल खालसा, फिर दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में बट गया और इन जो मिसलें थीं इनमें सबका अपना एक झंडा होता था, नाम होता था, निशान होता था और उनके नेताओं की एक समिति हुआ करती थी जो कई सारे कार्यों को संचालित करती थी। आपको इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट मिसल है वो ये है सुकर चकिया मिसल, जो कि चरत सिंह के नेतृत्व में थी। बस यही आपको याद रखनी है, बाकी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सुकर चकिया मिसल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सुकर चकिया मिसल से ही राजा रणजीत सिंह का जन्म होता है या राजा रणजीत सिंह एक व्यक्तित्व पर्सनैलिटी बनकर उभरते हैं। आपको पता हो कि सिखों ने 1764 में पंजाब से अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए देग, तेग और फतेह नामक मुद्रा लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्कों का प्रचलन कराया। देग, तेग, फतेह का मतलब होता है, फतेह का मतलब विजय, तेग का मतलब युद्ध और देग का मतलब लंगर या दान की प्रणालियाँ। ठीक, तो ये इनका एक प्रकार का स्लोगन था। क्लियर? इसी समय आप देखेंगे कि राजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के राजा बनते हैं 1792 से 1839 तक, इनके बारे में आप मॉडर्न इंडिया की सीरीज में काफ़ी डेप्थ में पढ़ोगे जब हम ऑप्शनल की सीरीज स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रीलिम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो बस फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो आपको पता हो कि काबुल के जो शासक थे जमन शाह यानी कि अब्दाली का जो पुत्र था, उसने रणजीत सिंह को उनकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए 1798 में राजा की उपाधि प्रदान की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा की उपाधि किसने दी रणजीत सिंह को? तो जमन शाह ने। फिर 1799 से 1805 के मध्य रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर किसकी राजधानी थी? रणजीत सिंह की। ठीक, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं याद रखना। फिर है कि इन्हीं के समय लॉर्ड मिंटो के दूत जो चार्ल्स मेटकाफ था उसके साथ इन्होंने अमृतसर की संधि की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमृतसर की संधि, जो अमृतसर की संधि है वो किसके बीच हुई? तो राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। आप जानते हो कि उत्तर पश्चिम में जब अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे राजा रणजीत सिंह 1818 में,
तो इन्होंने कई सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया, जैसे मुल्तान में, कश्मीर में और पेशावर पे। ठीक, यानी कि ये सारे क्षेत्र अब इनके अंतर्गत शामिल हो गए। 1809 में ही शाह सूजा, जो कि अब्दाली का पौत्र था, जिसको उसके भाई ने अपदस्थ कर दिया था और वो लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, ये सब देखते हुए राजा रणजीत सिंह ने सोचा क्यों ना इसको पुनः सत्ता दिलाई जाए और उसकी मदद की जाए। जब इन्होंने उसकी मदद की और उसे पुनः सत्ता दिला दी तो वो प्रसन्न होकर राजा रणजीत सिंह को वही कोहिनूर हीरा लौटा दिया जो नादिर शाह ने लाल किले से लूट कर ले गया था। क्लियर? अब आपको पता चल गया कोहिनूर हीरा कैसे वापस इंडिया को मिलता है। फिर आपको पता हो कि अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप से ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी चिंतित थी। अब चिंतित थी, क्यों चिंतित थी, यह मॉडर्न इंडिया में आगे पढ़ेंगे जब अंग्रेज़ों के बारे में काफ़ी डेप्थ में देखेंगे। तो उसी समय एक त्रिपक्षीय संधि होती है जिसमें शाह सूजा होता है, रणजीत सिंह होते हैं और अंग्रेज होते हैं। और आपको पता है 27 जून 1839 को राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। आपको 27 जून इसलिए भी याद आ रहा होगा क्योंकि इस बार का प्रीलिम 27 जून को ही है। हम देखेंगे कि इन्होंने प्रशासन में क्या रिफॉर्म किए। काफ़ी सारा इन्होंने रिफॉर्म किया था, जैसे कि इन्होंने ब्रिटिश व फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर एक कुशल व प्रशिक्षित सेना का गठन किया। साथ ही इन्होंने यूरोपीय प्रशिक्षकों जैसे अलार्ड, बेंतूस, कोर्ट अवेटेबल के सहयोग से एक ऐसी सेना बनाई जो यूरोपीय सैनिक एवं अधिकारियों के साथ साथ सिख, गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरे, पंजाबी, मुसलमान आदि सबसे भरी हुई थी। कहने का मतलब इतने अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग इसमें शामिल थे। साथ ही राजा रणजीत सिंह की जो स्थायी सेना थी उसका क्या नाम रखा गया, उसका नाम था फौज ए आइन। आपसे पूछा जा सकता है कि फौज ए आइन क्या थी, क्या ये तोप थी या फिर एक स्थायी सेना थी? तो यह स्थायी सेना थी। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप निर्माण का कारखाना खोला था, जिसमें जो मुस्लिम था वो तोपची था। कहने का मतलब राजा रणजीत सिंह का जो शासनकाल था वो धर्मनिरपेक्ष था। जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसमें पर्सनालिटी के रूप में इनको डिस्कस करते हैं तो इन सारे विषयों पे हम बातचीत करते हैं। राजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिसलों को संगठित करने के उद्देश्य से राज्य को सरकार एक खालसा नाम दिया और अपने द्वारा जो सिक्के चलाए उनको नानक शाही सिक्के नाम दिया। ठीक, इसी समय आप देखोगे इन्होंने कारदार नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की जो कई सारे काम करता था, जैसे रेवेन्यू को संग्रह करना, खजांची, लेखाकार, न्यायाधीश। कहने मतलब बहुत सारे वो काम करता था। आपको बाकी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या, कि राजा रणजीत सिंह भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार कर अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया। कहने का मतलब इन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि को नहीं माना। क्लियर? और पहली सहायक संधि को कौन मानने वाला राज था? कल ही हमने पढ़ा था, हैदराबाद। ठीक, फिर आप देखोगे कि राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद दिलीप सिंह राजमाता जिंदन के संरक्षण में सिंहासन रूढ़ होता है और प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध होता है वो दिलीप सिंह के नेतृत्व में ही होता है। ठीक, तो आपको इसमें याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि इसी के टाइम पे लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि किससे रिलेटेड है? तो आप बताओगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से। ठीक, फिर आप देखोगे कि एक भैरववाल की संधि होती है। भैरववाल की संधि भी किससे रिलेटेड है? आंग्ल सिख युद्ध से। ठीक, तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि लाहौर की संधि, भैरववाल की संधि और अमृतसर की संधि किससे रिलेटेड है, तो ये आंग्ल सिख युद्ध से रिलेटेड है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जब होता है तो उसमें दिलीप सिंह हार जाते हैं और द्वितीय आंग्ल युद्ध के समय ही भारत का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था उसने इसको अपने में शामिल कर लिया। और आप देखोगे कि 30 मार्च 1849, ये 1949 गलत लिखा है, 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से पंजाब जो रियासत थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और अंग्रेज़ों के अधीन आ जाती है। ठीक, फिर आप देखोगे कि उसी टाइम पीरियड पे जब मुगलों से स्वतंत्र राज्य हुए थे उसमें बंगाल काफ़ी धनी प्रांत था। और आपको पता हो कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पर ही ध्यान दिया। क्यों ध्यान दिया? जब हम आगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट रूप से, वहाँ पे हम इसके और भी फीचर को देखेंगे। बट प्लासी के युद्ध के पहले की कहानी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। आप देखोगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां बंगाल का नेतृत्व करता है और मुर्शीद कुली खां ने 1704 में बंगाल की जो राजधानी ढाका थी उसको चेंज कर मुर्शिदाबाद ले गया। ठीक,
अब आप देखोगे एक बार मुर्शिदाबाद से मुंगेर भी जाती है, तो क्यों जाती है वो हम आगे की स्टोरी में देखेंगे। मुर्शीद कुली खां ने क्या किया, बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया और बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। तकावी ऋण का मतलब ये होता है कि अग्रिम राशि प्रदान करना किसानों को अपनी फसल उपजाने के लिए। अग्रिम राशि का मतलब कि आप राजा से पैसे कुछ उधार ले लो, फसल उपजाओ, फसल आपकी अच्छी हो तो आप राजा को पैसे वापस कर देना। ठीक, वैसे इजारीदारी व्यवस्था में कई सारे शोषण हुए जिससे खजानों में तो हालांकि वृद्धि हुई, ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रखना है। फिर आप देखोगे कि मुर्शीद कुली खां के मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन अगला बंगाल का नवाब बनता है और शुजाउद्दीन के जो सलाहकार थे उनमें राय ए रायन आलमचंद, जगत सेठ, फतेहचंद, अलीवर्दी खां और हाजी अहमद खां। लेकिन जो शुजाउद्दीन था उसकी मृत्यु हो जाती है 1739 में। ठीक, और इसी समय शुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र आलम उद्दौला, ये आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना, हाँ हाँ इसके बाद ये लोग आए। आपको याद हो कि सरफराज जो खां था, यानी कि आलम उद्दौला हैदर जंग सरफराज खां था, वो इतना निष्क्रिय था कि उसको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं थी। तो हुआ क्या कि जो अलीवर्दी खां आपने यहाँ पे पढ़ा, जो प्रशासनिक सलाहकार हुआ करता था शुजाउद्दीन का, उसने नेतृत्व में एक क्रांति की और हाजी अहमद और जगत सेठ उन्होंने साथ दिया उसका, और उसने ग्रिया के युद्ध में सरफराज खां को बुरी तरह पराजित कर बंगाल का नवाब बन गया, जो कि बंगाल का अंतिम सबसे शक्तिशाली नवाब था। अलीवर्दी खां के बारे में कहा जाता है कि ये कहता था यूरोपियनों के बारे में कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ऐसा उसने क्यों कहा, जब हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखोगे जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने बेटे को तो राजा नहीं बनाता, लेकिन अपने नाती यानी कि सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाता है। और आप देखोगे जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो उसी के समय आपको याद है कि 1757 का प्लासी युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है, जो कि छल के कारण। कैसे हारा, क्या कहानी थी, वो हम आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब हमारा जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। वास्तव में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हमारी यहीं से मानी जाती है, लेकिन हमने अपने बैकग्राउंड को कवर करने के लिए इतनी सारी कहानियों को पढ़ा। तो मिलते हैं कल नए पार्ट में जिसमें हम यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों को पढ़ेंगे और एक नई स्टोरी के रूप में हम फिर से अपनी मॉडर्न इंडिया को रिवाइज करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।